इस वक्त की बड़ी खबर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी कर ली गई है। तारीख को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, ये जानकारी मिल रही है। 6 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें नाम कौन कौन से हो सकते हैं ये भी आपको बता दें। सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं मंत्री। जी हां, सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सबको कहीं न कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, मंत्री पद दिया जा सकता है। राजीव रंजन, ललन सिंह, मीनाक्षी लेखी के नामों पर भी चर्चा है। चिराग पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर पीएम आवास पर बैठक में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा। मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने से फेरबदल में जल्दबाजी की जा रही है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम एक एक करके उन सभी का रुख करते हैं। राकेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, प्रभु पटेल भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष गौर देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश से बात हो रही थी, लेकिन मैं सीधे सुभाष गौर आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि कई नामों का जिक्र हो रहा है, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी जिक्र है। मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया, उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आगे आने वाले दिनों में कुछ अहम फेरबदल हो सकते हैं संगठन में, सरकार में, और कहीं न कहीं नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी शामिल हो सकता है। क्या सुगबुगाहट है वहां पर देहरादून में? रावत से इस्तीफा लिया गया था और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया गया था। उसके बाद से ये बातें लगातार सुर्खियां पकड़ रही थी कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो संगठन में दी जाए या फिर सरकार में दी जाए। और ये कहा भी गया था कि उनको, ये भी कहा गया था केंद्र द्वारा बुलाकर कि अगर आप ये पद छोड़ेंगे, किसी और को मौका देंगे तो आपको जल्द कोई बेहतर पद दिया जाएगा। तो यही उम्मीद भी की जा रही थी कि कहीं न कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को एडजस्ट करने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी। और कहीं न कहीं अब जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही जा रही है और उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उनको उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, उनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि 4 साल का कार्यकाल वो उत्तराखंड में बतौर मुख्यमंत्री अपना कर चुके थे और कहीं न कहीं 4 साल का जो जश्न था वो कहीं न कहीं मनाने की तैयारी की जा रही थी सरकार की तरफ से। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटाया गया था, तो कहा जा सकता है उसके बाद नाराजगी जरूर उनके अंदर देखने को मिली थी, लेकिन कहीं न कहीं वो नाराजगी वो जाहिर करते हुए नहीं नजर आए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार और साथ ही जो भाजपा है, उन्होंने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, आगे भी अगर वो कोई बेहतर काम करने के लिए उनको देंगे, कोई भी जिम्मेदारी देंगे, तो उसे वो बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो भी किसी पद की लालसा नहीं रखते हैं। जिस तरीके की जिम्मेदारी संगठन सरकार ने उन्हें अभी तक दी है, उसको बतौर बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आए। अगर सरकार चाहती है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाए, तो जो जिम्मेदारी अब सरकार या संगठन मुझे देगा, उसे भी मैं बखूबी रूप से निभाता हुआ नजर आऊंगा। जी ठीक है। बिहार से 2 नामों की चर्चा हो रही है, सुशील मोदी के नाम की चर्चा हो रही है, बहुत नाराज बताए जा रहे थे, उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। चिराग पासवान की बात हो रही है। राकेश के पास मैं आऊंगी इस पर बात करने के लिए, क्योंकि बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, वहां पर चुनाव होने वाले। लेकिन उससे पहले प्रभु पटेल, भोपाल से क्या सुगबुगाहट की खबर आ रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मंत्री पद मिल सकता है। लंबे वक्त से नजर बनी हुई थी, जो वादे किए गए थे, जिन शर्तों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे, वो कब पूरे होते हैं, कितने पूरे होते हैं? नजर उनके समर्थक विधायक भी बनाए हुए थे, उनके दौरे भी लगातार चल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। अभी क्या कहा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए ये अपेक्षित था कि सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तब से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिंधिया समर्थक मानकर चल रहे हैं, लेकिन इसमें समय बहुत लग गया। करीब 15 महीने का उनका इंतजार हो गया है। और यदि उनके खेमे के जो दावे हो रहे हैं उसको सही माने, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 28 जनवरी को शपथ लेने वाले थे, लेकिन 26 जनवरी को लाल किले पे जो किसानों का कूच हो गया था, उसकी वजह से उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार का मामला टल गया था, ऐसा दावा सिंधिया खेमे के लोग करते हैं। उसके बाद फिर संसद सत्र शुरू हो गया, तो कोरोना आ गया, तो ऐसे करके विलंब हो गया, ये जरूर कहा जा रहा है। लेकिन सिंधिया खेमे की यदि पावर की बात करते हैं, यदि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की जो सूची आई है, उसमें अच्छा खासा वेटेज सिंधिया के समर्थकों को दिया गया है। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की अच्छी खासी संख्या है। जब कमलनाथ की जब सरकार थी, जब कांग्रेस की थी, तब सिंधिया समर्थक 6 मंत्री कैबिनेट में थे। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया अपने दल बल के साथ आए हैं,
तो उनके 12 मंत्रियों को जो है, उनके कोटे के 12 लोगों को मंत्री बनाया गया। तो इस तरीके से उनका दबदबा जो है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार में, उसको आंका जा सकता है कि किस पोजीशन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। यदि मध्य प्रदेश से कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में लेने की बात है, तो पहला और निर्विवाद नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। इसके अलावा दूसरे किसी और नाम की चर्चा यदि करें तो राकेश सिंह जो है जबलपुर के सांसद, उनका नाम सामने आता है। गणेश सिंह का नाम आता है, 4 बार की सांसद रहे हैं, अलग अलग वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि कोई संतुलन साधने की ऐसी जरूरत पड़ती वहां पर, तो शायद ये नाम उसमें शामिल किए जा सकते हैं। और बाकी फिर जो भी निर्णय लेना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लेना है, तो वो जो भी निर्णय लेगी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता तो कम से कम उसको स्वीकार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से राकेश, एक और अहम खबर आ रही है, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार को किस तरीके से साधा जाएगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश को, चूंकि वहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति पूरी साफ हो चुकी है और अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल और बीजेपी कोटे से 2 या 3 चेहरे, नए चेहरे जो हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। रही बात बिहार की, बिहार का आपने जिक्र किया, तो बिहार में जेडीयू कोटे से एक कैबिनेट और एक एमओएस की बात चल रही है। वहीं लोजपा की ओर से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात है। चिराग से कुछ देर पहले जो उनके करीबी हैं उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके बीजेपी से अच्छे संबंध हैं, लेकिन जहां तक पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से उन्हें अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। यानी ये बात साफ है कि कहीं न कहीं मोल जोल का खेल अभी चल रहा है। बिल्कुल, और प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा था चिराग पासवान का, इसलिए देखना होगा कि किस तरीके से उन्हें एडजस्ट किया जाता है। बहुत शुक्रिया प्रभु पटेल और सुभाष गौर आपका। राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास फिर से चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सियासी गलियारे में आज दिन भर पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात पर चर्चा हुई। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होगी और उसके तहत क्या कदम उठाए जाएंगे, इस लिहाज से योगी और पीएम की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी की मुलाकातों के बाद यूपी का चुनावी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। चर्चा यह है कि विधान परिषद चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम फैसला किया गया है। इसके जरिए सहयोगी पार्टियों और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी को पार्टी के सभी नेताओं और सहयोगियों को साथ लेकर चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि बीजेपी के लिए यूपी चुनाव एक बड़ी लड़ाई होगी और पार्टी इसमें कोई चूक नहीं करना चाहती है। तो ये खबर है, ये आज की अपडेट है। और इन सब के बीच ये सिर्फ संजोग की बात नहीं है कि जब सीएम योगी दिल्ली में अमित शाह से मिले, उसी वक्त अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मिली। उनके बाद निषाद पार्टी के संजय निषाद अपने सांसद बेटे के साथ अमित शाह से मिलने पहुंचे। यूपी में ये दोनों पार्टियां बीजेपी की सहयोगी हैं और चुनाव के लिहाज से ये पार्टियां बीजेपी के लिए अहम हैं। चर्चा ये है कि अनुप्रिया पटेल ने मोदी सरकार में और संजय निषाद ने योगी सरकार में मंत्री पद की मांग रखी है। कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद और एमएलसी एके शर्मा को भी मंत्री पद देने की चर्चा है। ये दोनों ब्राह्मण और भूमिहार जातियों से आते हैं। चुनाव के नजरिए से ये दोनों जातियां भी बीजेपी के लिए अहम हैं। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में योगी के साथ मंथन का जो दौर चला, उसका मकसद मिशन 2022 में कामयाबी हासिल करनी है। और अब यहां यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति को समझना भी बेहद जरूरी है। 2017 में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह यह थी कि अगड़ी जातियों के अलावा पार्टी ने गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को अपनी ओर करने में सफलता हासिल की थी। कुर्मी वोटर्स वाली पार्टी अपना दल अभी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने बाद में बीजेपी से किनारा कर लिया। निषाद पार्टी के आने से बीजेपी का जनाधार बढ़ा जरूर है, लेकिन उसे 2022 के चुनाव तक साथ रखना होगा। इसी तरह राजभर को साथ लाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि राजभर अभी इनकार कर रहे हैं और बीजेपी से नाराज है। योगी सरकार में ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी की चर्चा रही है। इसे देखते हुए जितिन प्रसाद को आगे करने की रणनीति है। पूर्वांचल में भूमिहार जाति को साथ रखने में एके शर्मा कारगर साबित हो सकते हैं। इस तरह बीजेपी एक बार फिर से उस जनाधार को मजबूत करना चाहती है जिसके दम पर 2017 में जीत मिली थी, और यही प्लान लेकर योगी दिल्ली से लखनऊ
लौटे हैं। तो लौट तो गए हैं, लेकिन क्या मसले सुलझे हैं? फिर से एक बार हम राकेश के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि दो महत्वपूर्ण चीजें जिस पर चर्चा हो रही है। समन्वय बहुत जरूरी है 2022 से पहले, और उसी पर बीजेपी का पूरा ध्यान है। समन्वय केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में जो स्ट्रैटेजी बनी, बीच में ये भी खबर आ रही थी कि केंद्र की ओर से, यानी कि हाईकमान की ओर से ये आएगा पूरा प्लान कि कैसे यूपी इलेक्शन में आगे बढ़ना है। और दूसरा, समन्वय उन जातियों के बीच में, उन वोट बैंक के बीच में जिस पर बीजेपी की निगाहें हैं, खासतौर से नाराजगी जताई जा रही है, नाराजगी बताई जा रही है ब्राह्मण वोट बैंक की। अगर तो कैसे चर्चा आगे बढ़ी है, और क्या लगता है कि कुछ हल निकला है लखनऊ लौटने से पहले? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक सुबह ये साफ है कि जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है, उनमें साफ किया गया है कि बेहतर समन्वय तरीके से काम करना है और 2022 किस तरह से फतह करना है, इसको लेकर पूरी तौर पर, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल उनकी 90 मिनट करीब मुलाकात चली थी, उसके बाद आज प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है, जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए सूत्र हैं उसकी बात जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कोरोना प्रबंधन का रिपोर्ट कार्ड जो है उन्होंने मुख्यमंत्री ने रखा, और उन्होंने कोविड प्रबंधन में केंद्र सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देशों और त्वरित सहयोग के लिए आभार जताया। और प्रधानमंत्री ने यूपी के कोविड प्रबंधन की सराहना की है। जो सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं। वहीं यूपी में विकास कार्यों और अन्य कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है, और इतना साफ है कि जहां तक ए.के. शर्मा की बात हो, ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री के साथ गुजरात कैडर के अधिकारी रहे हैं, और उन्हें बीआरएस देकर उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया था, एमएलसी बनाया गया। अब जो है उनको योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलना अब तय माना जा रहा है। साथ ही साथ जतिन प्रसाद, जो कि ब्राह्मण चेहरे हैं, और ब्राह्मणों को कहीं न कहीं ये योगी सरकार से कहीं न कहीं ये लगता रहा है कि उन्हें जिस तरह से तवज्जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। उसी को लेकर जतिन प्रसाद को एमएलसी, जैसा जानती हैं कि 6 पद जो हैं अभी एमएलसी के खाली हैं, तो उन्हें उस कोटे से जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हर वर्ग को साधने की कोशिश है यूपी चुनाव से पहले। ठीक है राकेश, वक्त मेरे पास जरा कम है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बात हुई बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस की बात करनी भी जरूरी है। लगभग हर राज्य में जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर सिर्फ फुटअव्वल चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस का घमासान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सचिन पायलट ने फिलहाल तेवर नरम रखा है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पायलट को फोन किया, और उसके बाद पायलट शाम में दिल्ली आ गए। दिल्ली में मुलाकातों के बाद क्या होगा इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पायलट ने इस दौरान पूरी तरह से बगावती अंदाज नहीं छोड़ा। दौसा में पिता राजेश पायलट की 21वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके साथ कई समर्थक विधायक पहुंचे। चर्चा थी कि इस मौके पर पायलट शक्ति प्रदर्शन करते हुए गहलोत सरकार को मैसेज देंगे। हालांकि पायलट ने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी पायलट अभी पार्टी आलाकमान के फैसले का इंतजार करेंगे। खबर यह है कि पायलट को मनाने के लिए आलाकमान ने गहलोत कैबिनेट का जल्द ही विस्तार करने का भरोसा दिया है। खबर यह भी है कि पायलट को भी पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हर साल की तरह आज पायलट साहब की पुण्यतिथि हम लोगों ने यहाँ मनाई है। आज 21 साल हो गए उनका स्वर्गवास हुए, लेकिन उन्होंने जो लोगों को, युवाओं को, किसानों को, प्रदेशवासी, देशवासियों को जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम सब चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बड़े गंभीर परिस्थितियां देश में बन चुकी हैं। ऐसे में हर जगह संकट है, अर्थव्यवस्था हो, किसान वर्ग हो, और मुझे लगता है कि ऐसे समय में उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया, अपने कामों से, अपने नेतृत्व से, उस सब से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सचिन पायलट जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके साथ करीबी विधायक मौजूद रहे। विधायक हेमाराम चौधरी, रामनिवास गावरिया, मुकेश भाकर और रामेश्वर डूडी साथ में रहे। यहां पर पायलट ने पार्टी के साथ खड़े होने का संकेत दिया। सेकेंड वेव से भयानक त्रासदी परिवार में हुई। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना फैल रहा है, त्राई त्राई मची है,
नदियों में लाशें बह रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। ऐसे समय में बजाय लोगों की मदद करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज? कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। घर जा रहा हूँ। से मुलाकात आप अपने इस्तीफा देने पर अड़ी गए, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। हमारा क्या बात कही डांगी जी बोल रहे हैं, क्या बोला पायलट साहब से आपने? क्या अपनी बात रही? अब क्या बात हुई? जो पायलट साहब मेरे बीच नाराजगी अभी भी बरकरार है, आपने इस्तीफा दिया है। ये अभी इस्तीफा अध्यक्ष जी मेरे को समय देंगे, मिलूंगा, उसके बाद कुछ कहूंगा मैं। इस बीच हमारे सहयोगी मनु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान ITV नेटवर्क के संपादक हैं। मनु शर्मा जी, बहुत दिलचस्प है ये देखना कि हर रोज कैसे तेवर बदल रहे हैं सचिन पायलट के। और रीता बहुगुणा जोशी कहती हैं मीडिया के सामने कि बातचीत हुई है उनकी और शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। जब इनसे पूछा जाता है एक दिन पता नहीं क्या अंदर बातचीत होती है, फिर कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर से उनकी बात हुई है, मेरी तो कोई बात नहीं हुई है रीता बहुगुणा जोशी से। आखिर क्या चल रहा है अंदर खाने? अंदर खाने की अगर बात करें तो सचिन पायलट जो है सीधे तौर पर अभी कांग्रेस छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक बार आलाकमान के फैसले का इंतजार करना चाहते हैं, किस तरह का फैसला आलाकमान करता है उनके लिए और उनके साथियों के लिए, वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं। आज दिल्ली पहुंच गए हैं शाम को। अब उनकी यहाँ पर दिल्ली के अंदर अजय माकन से, केसी वेणुगोपाल से, इनसे मुलाकात होना बताया जा रहा है। कल वो इन दोनों लोगों से मिल सकते हैं और अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, जिससे कि आलाकमान तक ये मैसेज वो पहुंचा सके। दूसरी बात, जयपुर के अंदर जो उन्होंने आज प्रदर्शन किया केंद्र सरकार के खिलाफ में, उन नेताओं के साथ में नहीं किया जो प्रदर्शन में यहाँ सत्ता और संगठन के मुखिया बने हुए हैं। डोटासरा के साथ वो मौजूद नहीं थे, उन्होंने अलग जाकर के प्रदर्शन किया। तो इससे साफ अभी नेताओं के मन में जो मतभेद है वो तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब आलाकमान इसको कैसे सुलझाता है, उनके साथियों को कितनी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर अजय माकन ने संकेत दे दिया इस बात के कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और इसके अलावा राजनीतिक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप कह रहे हैं कि उस पर निगाहें हैं, लेकिन एक ये भी प्लान बताया जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 1 साल के लिए सचिन पायलट मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, ये मांग रखी गई है। देखिए, मांग शुरू से थी सचिन पायलट की। जब से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी 3 मांगे उन्होंने सीधे तौर पर आलाकमान के सामने रखी थी कि जल्द से जल्द ये घोषणा कर दी जाए कि अंतिम जो 1 साल रहेगा उसके अंदर जो मुख्यमंत्री का पद है वो सचिन पायलट को दे दिया जाएगा, इसकी घोषणा करें। उनके साथियों को तवज्जो दी जाए, जिसके अंदर मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में उनको तवज्जो दी जाए। ये तमाम मांगे पहले की थी। अब आलाकमान आज इन पर कितना विश्वास करता है, कितनी इस बात को तवज्जो देता है, क्योंकि वो संख्या बल आज सचिन पायलट के पास में नहीं है जो पहले दौर में उन्होंने किया था। 1 साल 9 महीने पहले जो उन्होंने किया था, 1 साल जो पहले उनके पास में 19 विधायक थे, वो संख्या आज उनके पास नहीं है। 1 साल पहले भी अशोक गहलोत से शिकस्त खा चुके हैं सचिन पायलट। अब देखना होगा कि इस बार अगर आप बता रहे हैं कि पहले से भी कमजोर हुए हैं तो कहां पर बात बन पाती है और कितनी बातें मानी जाती हैं सचिन पायलट की, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका मनु शर्मा हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, आप बने रहिए।